स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट सोशल साइंस, लेसन नंबर 11, भारत जल संसाधन के बारे में आज हम जानेंगे। जल है तो जीवन है, तो हम सभी जानते हैं कि जल है तो ही जीवन है, क्योंकि जल के बिना या पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जल बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार से हम जीवन जीने की जो कल्पना है वो भी नहीं कर सकते हैं। जल संसाधन का जो दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, तो इसका उपयोग यानी एक लंबी सूची बताई गई है। तो लंबी सूची अर्थात ये कह सकते हैं कि इसका उपयोग कई चीज़ों में होता है। इसकी मतलब इसलिए एक लंबी सूची है, जैसे कि हम खाना पीना बनाते हैं तो उसके लिए हम जल का उपयोग करते हैं, नहाने धोने के लिए जल का उपयोग करते हैं, कपड़े धोना, ठीक है, और भी जैसे घर मकान बनाते हैं, उद्योग के कारखाने, यानी कोई भी काम होता है तो जल की आवश्यकता होती ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो उपयोग की एक सूची है वो बहुत ही लंबी सूची बताई गई है। समग्र सजीव सृष्टि में जीवन टिकाए रखने के लिए जल का उपयोग करती है। किसी भी देश की जो समृद्धि का आधार है, जैसे कि उसमें कृषि है, उसके उपयोग कृषि का उपयोग करने के लिए भी जल की आवश्यकता है। जल की एक विशेष आवश्यकता पानी पीने में, घरेलू कार्य में, उद्योगों में होती है। और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है एवं जनसंख्या में एवं उसके विकास के जो कार्य हैं जो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, तो उन कार्यों के लिए भी जल राशि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, विकास बढ़ेंगे तो उसके लिए भी जल की ज़रूरत होगी। तो उसी तरह से जल की तंगी खड़ी होती जा रही है। तो इस बात का हमें ध्यान रखकर हमें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। जल मर्यादित एक संसाधन है, इसके स्थान पर अन्य कोई संसाधन उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे मर्यादित जल संसाधन है, तो यानी हमें प्रकृति की तरफ से भेंट मिली है, तो इसकी जगह पर जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि जैसे कि जल नहीं है तो उसकी जगह हम किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये जल क्या एक मर्यादित संसाधन है, इसके स्थान पर हम किसी भी दूसरे संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जल संसाधन के कारण ही पर्याप्त जीवंत है। तो इसलिए जल जो है वो जीवन का एक अभिन्न अंग बताया गया है, जिसमें आइए हम सबसे पहले जानेंगे जल स्रोत के बारे में। तो जल स्रोत के मुख्य प्रकार हैं वृष्टि जल, भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे वृष्टि जल। तो वृष्टि जल अर्थात क्या होता है कि पृथ्वी पर जल संसाधन का जो मूल स्रोत है वो वृष्टि है। जैसे नदी है, सरोवर, झरने, कुएं, गौण स्रोत, ये सभी जो स्रोत हैं ये वृष्टि के आभारी माने जाते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा भूपृष्ठीय जल। तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की सतह का जो जल है, जैसे नदी, सरोवर, तालाब, समुद्र वगैरह जो झरनों के रूप में दिखाई देता है, ये भूपृष्ठीय जल है। ये इनके जो मुख्य स्रोत हैं वो नदियां हैं। फिर भूमिगत जल। तो भूमिगत जल अर्थात जल का स्थान एक भूमिगत जल महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है, जहाँ भूपृष्ठीय जल के अवशोषणों से भूमिगत जल प्राप्त होता है। भूमिगत जल राशि अमर्यादित है। भारत में उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में 42% भूमिगत जल पाया जाता है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र के कारण भूमिगत जल का प्रमाण कम देखने को मिलता है, जहां भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट हम जानेंगे जल संसाधन एवं उसके उपयोग। तो जल संसाधन उसके उपयोग में सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा सिंचाई। तो सिंचाई के बारे में हम जानते ही हैं कि भारत में लगभग 84% जो जल है वो सिंचाई के लिए उपयोगी है। उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो 1 किलोग्राम गेहूँ उत्पन्न के लिए लगभग 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो धान, पटसन एवं गन्ना की फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि मान लीजिए 1 किलोग्राम गेहूँ है, तो उसे उत्पन्न करने के लिए कितना पानी की आवश्यकता होगी? 1500 लीटर। तो 1500 लीटर पानी की आवश्यकता सिर्फ 1 किलो गेहूँ के लिए होगी। तो इसके अलावा जो धान है, धान में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है।
तो धान, पटसन, गन्ना, इन फसलों का हम अगर करते हैं उत्पादन, तो इसके लिए हमें कितने जल की आवश्यकता होगी। प्राचीन समय से ही पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होता आ रहा है। कावेरी जो नदी है, जिसे हम ग्रांड एनिकट नाम से प्रसिद्ध नहर का निर्माण दूसरी सदी में हुआ था। तो ये नहर किस लिए सिंचाई के उपयोग के लिए करवाई गई। फिर 1882 में उत्तर प्रदेश की पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किया गया। भारत में सिंचाई के मुख्य 3 माध्यम बताए गए हैं। पहला है कुआं और ट्यूबवेल। तो पहले के समय में कुआं और ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई की जाती थी नदियों में, मतलब फसलों के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता था। फिर नहर और तालाब, तो इनमें से कुआं एवं ट्यूबवेल जो है वो सिंचाई के लिए मुख्य माध्यम है। अभी हाल ही कहा ना मैंने कि पहले के समय में कुआं और ट्यूबवेल के द्वारा ही मतलब सिंचाई की जाती थी। तो यानी यहाँ पे बताया गया है कि ये इसका मुख्य माध्यम बताया गया है। नहर एवं तालाब क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर आते हैं। नहरों द्वारा जो सतलज, यमुना एवं गंगा के विशाल मैदानों तथा पूर्व के तटीय जो मैदान में स्थित महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के मुख्य त्रिकोण प्रदेश मिलते हैं, जहाँ बताया गया है कि कुआं एवं ट्यूबवेल जो है वो काप के मैदानों में सामान्य माने गए हैं। तालाबों के द्वारा होने वाली जो सिंचाई है पूर्व एवं दक्षिण के राज्यों में अधिक होती है। फिर है बहुउद्देशीय योजना। तो बहुउद्देशीय योजना के बारे में बताया कि भारत में जो अनेक छोटी बड़ी नदियाँ बहती हैं ना, तो वो भारत का जल एक परिवार समृद्ध बनाया गया है। इसका कारण ये कह सकते हैं कि इसका कारण भारत का भूपृष्ठ ऐसा है कि अनेक नदियाँ दूसरी नदियों से मिलकर उसका पानी समुद्र में ले जाती है। यानी नदी के बारे में हमें पता है ना कि नदी कैसे सर्प आकार में, यानी सांप जैसे चलता है, इस प्रकार से सर्प आकार में बहती हुई एक नदी दूसरी नदियों से, दूसरी नदी तीसरी नदियों से, ऐसे अनेक नदियों से मिलती हुई आती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनेक नदियाँ एक दूसरे से मिलकर वो उसका पानी जो है वो समुद्र में लेकर जाती है। इस जल का उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए होता है, इसलिए कई नदियाँ इन्हें बहुउद्देशीय योजना बनाई गई हैं। बहुउद्देशीय योजना का अर्थात बताया गया है कि नदी घाटियों के साथ जुड़ी विभिन्न जो समस्याओं का हल करना। तो बहुउद्देशीय का अर्थ बताया गया है कि जो नदी घाटी के साथ जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करना जो है वो बहुउद्देशीय कहलाएगा। इसमें बाढ़ नियंत्रण और ज़मीन का कटाव रोकना, सिंचाई एवं पेयजल यानी पीने के लिए पानी, और उद्योग बस्तियों में दिया जाने वाला पानी, बिजली का उत्पादन करना, आंतरिक जल परिवहन यानी कि आंतरिक जल परिवहन अर्थात जल मतलब जो माल सामान ले जाने के लिए जल से जो मार्ग निकाले गए हैं वो, मनोरंजन, वन्य जीवन संरक्षण, मत्स्य यानी मछलियों का पालन करना, इन सभी चीज़ों का समावेश इसमें होता है, इसलिए हम इसे बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। आइए अब हम यहाँ देखेंगे भारत की मुख्य बहुउद्देशीय योजनाएं, जिसमें बहुउद्देशीय योजना दी गई है, नदी बताई गई है और उसकी जो लाभ बताए गए, यानी वहाँ किस राज्य में मतलब ये कौन सा राज्य इसका लाभ उठा रहा है वो बताया गया है। तो सबसे पहले भाखड़ा नागन जो सतलज नदी पंजाब हरियाणा राजस्थान में, कोशी है तो कोशी में मतलब कोशी ही नदी नाम भी कोशी दिया गया है जो बिहार राज्य बताया गया है। दामोदर घाटी दामोदर झारखंड पश्चिम बंगाल, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर यहाँ दिया है सिंचाई क्षेत्र का वितरण। तो सिंचाई क्षेत्र का वितरण अर्थात कि भारत के प्रत्येक राज्य के संदर्भ में देखा जाए तो सिंचाई क्षेत्रों में एक बड़ा अंतर है। आंध्र प्रदेश के जो तटीय जिले हैं तथा गोदावरी जैसे कृष्ण नदी और मुख्य त्रिकोण प्रदेश, ओडिशा की महानदी का मुख्य त्रिकोण प्रदेश, तमिलनाडु में कावेरी का मुख्य त्रिकोण प्रदेश है, फिर पंजाब हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आदि के संघन जो सिंचाई क्षेत्र हैं वो, तो ये इसका वितरण किया गया है यहाँ पे।
सिंचाई के क्षेत्र बताए गए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात यानी हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद की बात बताई गई कि भारत में कुल सिंचाई क्षेत्र लगभग 4 गुना बढ़ गया है, जहां स्पष्ट बुवाई क्षेत्र में लगभग 38% भाग में सिंचाई होती है। भारत के राज्यों में सिंचाई क्षेत्र के वितरण में एक बड़ी असमानता बताई गई है। तो असमानता बताना यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि किस प्रकार से भारत के राज्यों में सिंचाई क्षेत्र में एक असमानता बताई गई है इसके वितरणों में। जैसे कि मिजोरम, तो मिजोरम में स्पष्ट बुवाई क्षेत्र में केवल 7.3% क्षेत्र की सिंचाई होती है, जबकि पश्चिम जो अपने पंजाब है, पंजाब के क्षेत्र में देखा जाए तो वहाँ का प्रमाण जो है 90.8% बताया है। और कुल सिंचाई क्षेत्र का जो प्रमाण स्पष्ट है वो बुआई क्षेत्र में संदर्भ कुल असमान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और मणिपुर में कुल जो बुआई का विस्तार वो 40% से भी अधिक भाग सिंचाई के लिए अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार से इसका वितरण बताया गया है। फिर है जल संकट। तो जल संकट किस प्रकार के अर्थात मतलब जल संकट अर्थात जल को किस प्रकार हमें बचाना है, किस प्रकार उसकी मतलब वो संकट में आया उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये सभी हम सभी को पता ही है कि जो जल है वो प्रकृति से मिली एक हमें अनमोल भेंट है, जो हमें प्रकृति की तरफ से मिली हुई भेंट है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनाज की बढ़ती हुई मांग, नकदी फसलों का उत्पादन, बढ़ते शहरीकरण एवं लोगों के बदलते जीवन स्तर में परिणाम स्वरूप पानी की तंगी निरंतर बढ़ती जा रही है। तो ये सभी एक समस्याएं बताई गई हैं कि जैसे कि जनसंख्या बढ़ेगी तो अनाज बढ़ेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने के लिए तो चाहिए ना। तो जनसंख्या के हिसाब से हमें अनाज की बढ़ती मांग करनी मतलब अनाज की मांग करनी पड़ेगी, नकदी फसलों का अधिक उत्पादन करना होगा। जनसंख्या बढ़ेगी तो शहरीकरण भी बढ़ेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गांव की तरफ जो भी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती हैं, पढ़ाई को लेकर, उद्योग को लेकर, चिकित्सा को लेकर लोग शहरों की तरफ दौड़ते हैं। तो इस तरह से शहरीकरण भी बढ़ेगा। तो लोगों के जो बढ़ते जीवन स्तर के परिणाम को देखा जाए तो इसको जो उनका जीवन स्तर बढ़ेगा उस हिसाब से पानी की भी जो तंगी है यानी निरंतर बढ़ती दिखाई देगी। इसके बावजूद पानी आपूर्ति की जो परिस्थिति एवं स्थानीय वितरण में असमानता अधिकांश मनुष्य के हित, आजीविका और आर्थिक विकास के लिए समस्या रूप बताई गई है। वर्तमान समय में भी पश्चिमी स्थान के शुक्ल जो क्षेत्र हैं तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश आंतरिक भागों में जल संकट की गंभीर समस्या, सैकड़ों गांव तथा कुछ नगरों में पानी की गुणवत्ता घटती जा रही है। इससे अनेक जो जलजन हैं वो बीमारियां फैलती हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं पठारी प्रदेश जैसे जहाँ पे आंतरिक भागों में जल की समस्या देखने को मिली, यानी जल एक संकट गंभीर समस्या बताई गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी की गुणवत्ता घटती जा रही है। और पानी की गुणवत्ता घटेगी तो बीमारियां तो फैलनी ही है। पेयजल की प्राप्तता शुद्ध जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, यानी कि ये कहा गया है कि पेयजल यानी पीने वाला जो पानी है, तो शुद्ध पानी हमारे जीवन का एक आधारभूत आवश्यकता है। हम गंदा पानी पी सकते हैं नहीं ना, क्योंकि पिएंगे तो गंदगी से क्या होगा, हमें बीमारियां फैलेंगी। तो शुद्ध पानी हमारे जीवन का एक आधारभूत आवश्यकता बताई गई है। जहाँ पीने के पानी की सुविधा बढ़ाने के लिए जो कुछ किए गए जो प्रयत्न हैं, उनके बावजूद भी पानी की जो मांग है उसकी आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है। आज भी भारत में देखा जाए तो 8% शहर में पीने के लिए जो पानी है उसकी तीव्र कमी देखने को मिलती है। देश के लगभग 50% गाँवों को आज भी स्वच्छ पीने के लिए पानी उपलब्ध करना बाकी है। भारत में सिंचाई सुविधा में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद 2 या तिहाई कृषि क्षेत्र अभी भी वर्षा पर आधार रखते हैं। तो ये चीज़ हमें पता ही है कि जो कृषि है वो वर्षात पर आधारित होती है, पर कई जगह जो वर्षात नहीं हो रही है तो हम लोग सिंचाई वगैरह करके या पानी का
जो मतलब संग्रह करते हैं उसके द्वारा हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि आज भी देखा जाए तो 2/3 कृषि क्षेत्र ऐसे हैं जो आज भी वर्षा के आधारित पर ही कृषि को रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है। वर्तमान समय में कुएं एवं ट्यूबवेल द्वारा जो अधिक से अधिक मात्रा में पानी बाहर निकालने की भूमिगत जल एक का स्तर जो है वो नीचा गया है। परिणाम स्वरूप जल संसाधन कैसा हो गया, घट गया। यानी पहले के समय में मतलब ट्यूबवेल और कुएं से पानी निकाला जाता था, लेकिन वर्तमान समय में बताया गया है कि कुएं और ट्यूबवेल से अधिक द्वारा जो अधिक से अधिक मात्रा में पानी को बाहर निकाला जा रहा है, तो वो पानी क्या हो गया, भूमिगत में उसका स्तर क्या हो गया, नीचे हो गया। तो यानी जल जो पानी है वो कुएं और ट्यूबवेल में कहाँ से आता है, भूमिगत, यानी भूमि के अंदर जमीन के अंदर जो पानी का संग्रह हुआ होता है उसके द्वारा। तो वो स्तर कैसा हो गया है, नीचे हो गया है। परिणाम स्वरूप जल का संसाधन कैसा हो रहा है, घटता जा रहा है। कुल राज्यों में भूमिगत जल को अधिक मात्रा में निकालने से देश में गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। पानी की घटती जो गुणवत्ता है, उसकी बढ़ती जो तंगी है, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां देखा जाए तो कृषि उत्पादन उद्योगों में पानी का अनियंत्रित उपयोग होता है। तो ये सभी हम जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि कृषि उपरांत उद्योगों में, तो उद्योग जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वहाँ पर पानी का उपयोग कैसा किया जाए, अनियंत्रित, यानी पानी अनलिमिटेड उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कई बार घरेलू और इकाइयों में दूषित जो जल है, जल प्रदूषण जैसे मुख्य स्रोत देखने को मिलते हैं। तो अनियंत्रित उपयोग करना यानी उद्योगों में पहले पानी का अधिक इस्तेमाल करना, जितना है उससे कई ज़्यादा उपयोग करना। फिर वो रासायनिक जल खाद जो भी निकलता है उन्हें फिर नदियों में और मतलब खुली ज़मीन पर छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जल के प्रदूषण भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जल संसाधनों की सुरक्षा एवं व्यवस्थापन। तो हम सब जानते हैं कि उपलब्ध जल मर्यादित है, इसका वितरण भी असमान बताया गया। अभी हाल ही हमने देखा कि पंजाब में जहाँ 90 है तो वहीं दूसरी जगह बिल्कुल कम है। तो इस प्रकार से उसका वितरण की असमानता हमने देखी। तो साथ में प्रदूषित जल की समस्या भी है। इसके विवेकपूर्ण उपयोग तथा पर्याप्त जल की जो पर्याप्तता है उसके लिए उपयोग करने की आवश्यकता हम सभी को है। अर्थात ये कह सकते हैं हमें पानी का उपयोग विवेकपूर्ण और पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। जल ऐसा संसाधन है जिसका जो संबंध है वो सीधा संबंध हमारी जीव सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि मतलब सजीव सृष्टि को जीने के लिए क्या चाहिए, खुराक, पानी, पर पानी की आवश्यकता ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो जल है वो ऐसा संसाधन माना गया जिसका संबंध जो हमारी जीव सृष्टि से सीधा जुड़ा हुआ है। तो जल संसाधनों को सुरक्षा के उपयोग में अलग अलग स्तर पर उसकी आवश्यकता है। जल संसाधन की सुरक्षा जल संरक्षण के रूप में की जानी चाहिए। जल संरक्षण के जो कुछ सामान्य उपाय हैं वो निम्नानुसार बताए गए हैं। जहाँ जल संचय के लिए अधिक से अधिक जलाशय का निर्माण, एक नदी बेसिन के साथ दूसरी बेसिन नदी को जोड़ना, भूमिगत जल स्तर यानी सतह ऊपर लाना आदि का समावेश हो सकता है। तो जल एक राष्ट्रीय संपदा मानी गई है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट। आगे हमारा है जल प्रभावित क्षेत्रों के विकास बताए गए हैं, जहाँ पर ये एक क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक इकाई बताई गई है। इसका उपयोग अनुकूलता और अनुसार छोटे जो प्राकृतिक क्षेत्रों में समन्वित विकास करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर नदी बेसिन का एक क्षेत्र बताया गया है। बेसिन नदी के बारे में मैंने अभी आपको पिछली बारी जो चैप्टर चला था उसमें बेसिन नदी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से नदी मतलब नदी का उत्पादन होकर जो कई नदियाँ एक दूसरे से मिलकर जहाँ समावेश होता है उसे हम बेसिन नदी कहेंगे। तो बेसिन नदी का एक ऐसा क्षेत्र है जिसका पानी नदी एवं उसकी शाखाओं द्वारा बहकर स्त्राव क्षेत्र बनाता है। मुख्य रूप से शाखा नदी का बेसिन विस्तार ही है। ऋतुओं के अनुसार होने वाली जो वर्षा है, वर्षा के कारण इन नदी का जो पानी है वो बहकर आगे जाता है और अंत में किसी ना किसी नदी को वो जाकर मिल जाता है।
तो जल प्लावित जो क्षेत्र बताए गए हैं, यहाँ विकास एक समग्रता विकास का अभिगम है। इसमें जमीन एवं नमी संरक्षण, जल संचय, वृक्षारोपण, वनीकरण, बायगात, गोचर विकास एवं सामुदायिक भूमि संसाधन में उत्थान संबंधी कार्यक्रम का समावेश किया जाता है। इन सभी कार्यक्रम के माध्यम से भूमि क्षमता तथा लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है, इसलिए इसमें स्थानीय राज्य सरकारों की कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। फिर हम देखेंगे वृष्टि जल संचय। तो वृष्टि जल को रोककर एकत्र करने की विशेष पद्धतियां हैं, जैसे कि अभी हाल बताया वृष्टि जल अर्थात क्या, अभी देखा था हमने नदी, झरने, कुएं, तालाब जो है ये सब हैं। तो इनको, इस जल को रोकने के लिए एक विशेष पद्धतियाँ बताई गई हैं, जैसे कि छोटे बांध बनाएं आप, खेत तलैया बना लें। खेत तलैया किसे कहते हैं, जैसे छोटे तालाब जो होते हैं ना उसे खेत तलैया कहेंगे, छोटे तालाबों को। तो मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं छोटे बांध बना लीजिए, छोटा तालाब घेर लीजिए, जिसे हम खेत तलैया कहेंगे, आदि का निर्माण करके हमें उसका समावेश करना चाहिए। इन माध्यमों के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, जल का संचय यानी जल को संग्रह कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ भूमिगत जल स्तर भी ऊंचा आता है। ऐसा करने से जो घरेलू और कृषि आवश्यकता है ना वो पूरी होंगी। तो जैसे कि बड़ा तालाब तो नहीं, पर खेत तलैया यानी हम खेतों में यानी छोटा तालाब बना लें, छोटा बांध बना लें, तो उसमें अगर हम पानी का संग्रह करते हैं तो वो पानी से क्या होगा, हमारे घर की जो आवश्यकता है वो और कृषि की जो आवश्यकता है वो पूरी हो सकती है। वृष्टि जल संचय के मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। तो भूमिगत जल को एकत्र करने की जो क्षमता है उसे बढ़ाना तथा उनके जल स्तर को बढ़ाना, फिर जल प्रदूषण को घटाना, भूमि जल की गुणवत्ता को सुधारना, स्थल मार्गों के जल भराव हैं जो उनसे बचाना, सतह से बह जाने वाले जो पानी हैं उसकी जल राशि को घटाना, गर्मी एवं लंबे शुष्क समय में पानी के घरेलू जो आवश्यकता है उसे पूर्ण करना, पानी की जो बढ़ती मांग है उसे पूर्ण करना, बड़े शहरों में जो बहुमंजिली आवासों के बीच में जो वर्षा का पानी संग्रह हो सके तो इसलिए उसे भूमिगत टांकियों अथवा वर्षा जल जमीन में उतरे ऐसी व्यवस्था करना। तो इस प्रकार से ये आपको यहाँ ये कंप्लीट करना है। फिर ये तो आपके उद्देश्य बताए, उसके अलावा दिया गया है जल व्यवस्था के लिए निम्नलिखित मुख्य कुछ मुद्दे बताए गए हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला दिया गया है कि बाग बगीचे। तो बाग बगीचे है, वाहन है, शौचालय है, वॉश बेसिन है, इन सब का उपयोग करने के लिए किए जाने वाले जो पानी का उपयोग है वो उपयोग कैसा करना चाहिए, पूर्ण उपयोग करना चाहिए। मिथ्यापूर्ण पूर्ण उपयोग करना चाहिए, यानी कि हम लोग जो पानी का उपयोग कर लेते हैं तो उसमें जो मतलब ऐसा पानी बचता गंदा अंदा थोड़ा, तो ऐसे पानी का उपयोग हम वॉश वाला जो पानी है इन सब का उपयोग उसमें कर सकते हैं शौचालय वगैरह में, बाग बगीचे के लिए। फिर लोग जागृति उत्पन्न कर और जल संरक्षण के लिए उसके कुशल व्यवस्थापन से संबंधित प्रवृत्तियों में लोग सहयोग बढ़ाना चाहिए। उपयोग के लिए उपयोग किए गए जो पानी है उसका जितना हो सके उतना हम पुनः उपयोग में ले सकते हैं, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। तो उपयोग किया हुआ पानी जैसे कि अभी पहले ही चला, जैसे उपयोग किया हुआ पानी, जैसे कि हम उदाहरण ले लें कि हमने बर्तन धोए या कपड़े धोए तो उसका जो पानी बचा, ठीक है, तो वो पानी गंदा हो जाता है तो हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उस पानी को ऐसे मत फेंकिए, उस पानी को आप भर के रखिए, फिर शौचालय वगैरह में उस पानी को डाल दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका दोबारा उपयोग हो सकता है। जलाशयों को प्रदूषण से बचाना चाहिए। तो जैसे कि कारखाने वगैरह हैं उसमें जो रासायनिक खाद होते हैं, रासायनिक जो जल वगैरह रंग वगैरह जो होते हैं उन्हें हम लोग नदियों में छोड़ देते हैं। तो ऐसे जो खराब जो प्रदूषित करता हो जल को, तो इस प्रकार इन सब चीज़ों को हमें अच्छे पानी में या खुले हुए पानी में नहीं डालना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमें मतलब बचना चाहिए, इनका मतलब कहीं और निकाल करना चाहिए जिससे जो जल का प्रदूषण है वो रुक सके। जल स्त्राव की सभी इकाइयों में कुएं और ट्यूबवेल, खेत तलैया आदि का उपयोग बढ़ाना चाहिए।
तो हम सभी जानते हैं अभी आज के समय में इतना ज़्यादा, यानी ट्यूबवेल तो फिर भी देखने को मिलता है, खेत तलैया भी आपको कहीं कहीं देखने को, लेकिन कुएँ अभी आज के समय में बहुत कम हो गए हैं। तो ऐसा कहा गया है कि जो कुएँ हैं, ट्यूबवेल हैं, खेत तले, इन सब का उपयोग क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। भूमिगत जल का उपयोग करने वाली इकाइयों का स्थान रखना चाहिए। जल संचय स्थानों की जो दुर्दशा हो रही है और जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें पानी की जो पाइप हैं उसका तुरंत रिपेयरिंग काम करवाना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक समान उपाय नहीं किए जा सकते, तो किसी विशिष्ट क्षेत्र के जल संसाधन का उपयोग एवं व्यवस्थापन के लिए हमें संबंधित स्थानों लोगों का सहयोग सहकार लेकर उन्हें जोड़ना चाहिए, यानी सभी लोग मिलकर इस चीज़ को करेंगे तो ही हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ जल मितव्यता पूर्ण उपयोग करना चाहिए। जल संचय के लिए एक नवीन पद्धतियों का उपयोग में जो आ रही है उसका हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए। वर्षा हो या ना हो, पर जल संकट हम पर फैला हुआ है, तो खेत हो या पनिहारी, हमें पानी की बूंद बूंद को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि जल ही जीवन है। तो हमें इस प्रकार से चैप्टर पूरा हुआ है, तो हमें इस चैप्टर को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि हम जो पानी का उपयोग करते हैं उस पानी का उपयोग हमें विवेकपूर्ण करना चाहिए, जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी पानी का इस्तेमाल कर सके। जनसंख्या जैसे बढ़ती जा रही है उसी प्रकार से पानी की भी व्यवस्था हमें मतलब बचानी ही चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उन्हें भी पानी चाहिए। तो मतलब ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें पानी का मतलब इस्तेमाल जो करते हैं वो विवेकपूर्ण करना चाहिए, मतलब बिना मतलब उससे मतलब वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर पूरा हुआ।